मोनोक्रोमेटिक और स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर क्या होता है कि एक ब्लैक बॉडी जो है पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया और पर यूनिट वेवलेंथ जो एनर्जी एमिट कर रहा है, ठीक है, उसी को हम लोग मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर कहते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर वेवलेंथ, मतलब ऐसे तो वो बहुत सारे वेवलेंथ को एमिट कर रहा है, तो लेकिन हम पर यूनिट वेवलेंथ यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको जो हम लोग कहते हैं मोनोक्रोमेटिक और स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, ठीक है। स्पेक्ट्रल या मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, वॉट पर मीटर स्क्वायर पर माइक्रोमीटर। यहाँ माइक्रोमीटर क्यों है, क्योंकि पर यूनिट वेवलेंथ है ना। और देखो नॉन ब्लैक बॉडी के लिए क्या है, ये हमने डिफाइन किया ब्लैक बॉडी के लिए। अब किसी भी बॉडी के लिए अगर हमको डिफाइन करना है तो हमको एक एमिसिविटी फैक्टर डिफाइन करना पड़ेगा, दैट इज एमिसिविटी ऑफ एनी बॉडी एट टेम्परेचर टी एट डिवाइडेड बाई एमिसिविटी ऑफ ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर टी। तो यहाँ से वो आ जाएगा, ठीक है। किसी भी बॉडी का हमको स्पेक्ट्रल एमिसिविटी मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, टोटल पावर क्या होता है, ठीक है। टोटल एमिसिव पावर देखो, ये अभी हम लोग ने क्या किया, मोनोक्रोमेटिक पावर मतलब पर यूनिट वेवलेंथ, एक सिंगल वेवलेंथ का बात किया। अब ऐसा थोड़ी है कि एक बॉडी है वो तो जीरो से लेके इनफाइनाइट तक बहुत सारे रेंज ऑफ रेडिएशन को एमिट कर रहा है, तो उन सब का समेसन हम कर देंगे, ठीक है। तो हमको मिल जाएगा टोटल पावर, ठीक है। ये पर यूनिट एक पर्टिकुलर वेवलेंथ स्पेक्ट्रल था, ये टोटल रेडिएशन एनर्जी एमिटेड बाई अ ब्लैक बॉडी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, तो इसका यूनिट वाट पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और ठीक है, रेडिएशन में खैर बहुत सारे लॉ हैं, इतना अभी डिटेल में नहीं पढ़ना है। मेनली हमको प्लैंक्स लॉ और किरचॉफ्स लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, यही पढ़ना है, ठीक है। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ वगैरह, ठीक। तो देखो जो मोनोक्रोमेटिक स्पेक्ट्रल, जो प्लैंक्स ने इस एक्सप्रेशन को दिया था, स्पेक्ट्रल मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज गिवन बाई C1 लैम्डा टू द पावर -5 ई टू द पावर C2 बाई लैम्डा T -1। या C1 और C2 क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। और ये कांस्टेंट का वैल्यू कितना कितना होता है वो मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, ठीक है। ये सब तो के क्या है यहाँ पे, के का टर्म कहाँ है। अच्छा, C1 और C2 एक पर्टिकुलर कांस्टेंट है, ये आपके कैलकुलेटर के पीछे वाले साइड में भी दिया रहता है, ठीक है। जब भी हम कोई ब्लैक बॉडी का बात कर रहे हैं तो हम ये नहीं कहेंगे कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना रेडिएशन हुआ, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना रेडिएशन हुआ, क्योंकि इट इज़ अ डिफ्यूज एमिटर, ठीक है। ब्लैक बॉडी एक डिफ्यूज एमिटर है। और इवन नॉन ब्लैक बॉडी भी जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो भी उसको डिफ्यूज एमिटर मान के ही स्टडी करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग का मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन वगैरह करना पड़ जाएगा, ठीक है। नॉन ब्लैक का भी बात करेंगे तो डिफ्यूज एमिटर मतलब सभी डायरेक्शन में इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन सेम है, ठीक है। अब देखो ये ग्राफ है EB लैम्डा मतलब स्पेक्ट्रल मोनोक्रोमेटिक स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर और वेवलेंथ के बीच का। जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो ये ग्राफ इस साइड की ओर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये पीक देखो इधर साइड शिफ्ट होते जा रहा है, ठीक है। तो वही लिखा ऑब्जर्वेशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर EB लैम्डा इज अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ लैम्डा, एज लैम्डा इंक्रीजेज EB लैम्डा इंक्रीजेज फर्स्ट रीचेज मैक्सिमम। तो वही चीज़ इसने बताया कि एट टेम्परेचर इंक्रीजेज तो पीक ऑफ EB लैम्डा जो है राइट साइड शिफ्ट कर रहा है, राइट साइड शिफ्ट नहीं लेफ्ट साइड कर रहा है, शॉर्टर वेवलेंथ के साइड शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। एट अ गिवन वेवलेंथ हायर टेम्परेचर इम्प्लाइज हायर EB लैम्डा, ठीक है। ये तो बड़ा ऑब्वियस सा बात है। तो मेन ये दो पॉइंट है, ये पॉइंट मेनली इसमें यही था कि टेम्परेचर जैसे बढ़ते जाता है तो ये जो मैक्सिमम वेवलेंथ वाला पॉइंट है ये इस साइड शिफ्ट करते जाता है, ठीक है, टुवर्ड्स लेफ्ट। मतलब जिस पॉइंट पे हमें मैक्सिमम मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर मिल रहा था वो अब टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट होते जाता है, ठीक। अच्छा, ये EB लैम्डा और लैम्डा के बीच का ग्राफ है, मतलब जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक का ये ग्राफ है, ठीक है। मतलब सभी रेडिएशन का जो भी है रेंज ऑफ रेडिएशन जीरो से लेकर इनफाइनाइट और EB लैम्डा। तो EB लैम्डा क्या है, पर यूनिट वेवलेंथ है, इसका यूनिट क्या होता है, वाट पर मीटर स्क्वायर माइक्रोमीटर।
इनटू में अगर हम एक स्ट्रिप कंसिडर करें, इनटू में अगर हम डी लैम्डा कर दें तो हो जाएगा माइक्रोमीटर से माइक्रोमीटर कट जाएगा और हमको क्या मिल जाएगा, वाट पर मीटर स्क्वायर। यानी अगर हम इसको पूरा इंटीग्रेट कर दें तो हमको टोटल एमिसिव पावर मिल जाएगा, ठीक है। और वही हमने बात भी किया था कि टोटल एमिसिव पावर क्या है, सारे वेवलेंथ का समेसन जो वो बॉडी एमिट कर रहा है। तो यही है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। इसको जब हम इंटीग्रेट करके अब ई बी लैम्डा क्या पुट करेंगे, C1 लैम्डा टू द पावर -5 डिवाइडेड बाई C2 ई टू द पावर C2 बाई लैम्डा टी -1। याद नहीं रखना है ऐसा कुछ, हाँ, लेकिन हाँ इसको यहाँ पुट कर देंगे तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ निकल के यहाँ से आता था, ठीक है। वो क्या आता है देखो, अब देखो यहाँ पर क्या है ना कि इसको जो इंटीग्रेट करने पे पहले एक चीज़ बता, इधर एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ई बी लैम्डा को इंटीग्रेट किया इसने, तो सिग्मा बी टी टू दी पावर 4 वाट पर मीटर स्क्वायर में आ गया। अब एप्सिलॉन बी देखो ये पर यूनिट है ना, तो इसको एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये सिग्मा बी क्या है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसका वैल्यू ये होता है, ठीक है, वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू दी पावर 4, ये यूनिट होता है इसका, ठीक है। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का स्टेटमेंट भी है, टोटल एमिसिव पावर इज 1/4 पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक। कहीं से नहीं आया, वहीं से इंटीग्रेशन करके आया, ठीक। अब देखो यहाँ इस पेज में क्या क्या लिखा हुआ है कि अगर शॉर्टर वेवलेंथ, एक्चुअली में क्या था ना कि ये जो मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर का जो एक्सप्रेशन हम लोग अभी देखे हैं, ये प्लैंक्स के अकॉर्डिंग था, C1 लैम्डा टू द पावर -5 ई टू द पावर C2 बाई लैम्डा टी -1, ठीक है। लेकिन क्या था कि प्लैंक से भी पहले 1896 में विन्स ने इस लॉ को दे दिया था, ठीक है। पर उसके साथ दिक्कत क्या था कि वो सिर्फ शॉर्टर वेवलेंथ के लिए उसने डिराइव किया था, उसने ये एक्सप्रेशन दिया मैथमेटिकली, यहाँ -1 का टर्म मिसिंग है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन और जनरल एक्सप्रेशन हमारा ये होता है। अब ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट होगा, देखो ना, लैम्डा अगर छोटा है तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा टर्म में से अगर हम 1 माइनस भी कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 1 को नेग्लेक्ट कर दिया इसने, तो ये टर्म आ गया। तो इट इज़ वैलिड ओनली फॉर शॉर्टर वेवलेंथ, ठीक है। इसीलिए ये ग्राफ देखो, ई बी लैम्डा और लैम्डा प्लैंक्स के अकॉर्डिंग ये ग्राफ है, वीन्स के अकॉर्डिंग ये शॉर्टर वेवलेंथ तक तो ठीक जा रहा था, लेकिन जब शॉर्टर वेवलेंथ के बाद ये वीन्स का लॉ और प्लैंक्स का लॉ में डेविएशन देखने को मिला। फिर आते हैं रेली जेन्स लॉ, ये जो है उस समय के बड़े प्रसिद्ध 2 फिजिसिस्ट थे, ठीक है। तो इन्होंने भी दिया था, लेकिन ये लॉन्गर वेवलेंथ के लिए दे दिए थे, विन्स ने शॉर्टर के लिए दे दिया, ये लॉन्गर के लिए दे दिया, ठीक है। इनका एक्सप्रेशन था ये C1 लैम्डा टू द पावर C2 बाई लैम्डा टी। हालांकि ये कुछ नहीं है, इसी मैथमेटिकल जो प्लैंक ने दिया था उसी से डिराइव होकर आ जाता था, ठीक है। इसमें बस कंडीशन क्या है, लॉन्गर के लिए है ना, तो C2 बाई लैम्डा बड़ा होगा तो C2 बाई लैम्डा टी 1 से काफ़ी छोटा होगा, और ये 1 से काफ़ी छोटा है, तो हम क्या कर सकते हैं, 1 मिनट, यहाँ लैम्डा काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो तो देखो ये 1 से काफ़ी छोटा, ये टर्म 1 से काफ़ी छोटा होगा। अब e का पावर x 1 + x x स्क्वायर 2, इस टर्म को अगर हम खोल दें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 + C2 बाई लैम्डा टी -1, ठीक है। और यहाँ पुट कर दे तो 1 से 1 कट जाएगा और ये आ जाएगा, ठीक है। या फिर अगर किसी को इसका फीलिंग यहाँ से नहीं आ रहा है तो एक चीज़ क्या काम करो, कि यहाँ लिमिट लैम्डा टेंड्स टू इनफाइनाइट लगा देते हैं, क्योंकि लैम्डा काफ़ी बड़ा है ना, लॉन्गर वेवलेंथ का है ना, और C2 बाई लैम्डा टी से हमने डिवाइड कर दिया और C2 बाई लैम्डा टी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो लैम्डा काफ़ी बड़ा है, लॉन्गर वेवलेंथ। अब देखो ये कौन सा एक्सप्रेशन बन रहा है, C2 टू द पावर लैम्डा टी, हाँ, लैम्डा इनफाइनाइट रख देंगे तो ये 1 - 1 0/0 का फॉर्म बन रहा है। तो इसको एल हॉस्पिटल से भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट रिजल्ट याद होता है कि ये ई का पावर x - 1/x जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से बचा क्या, C2 बाई लैम्डा टी, ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं।
ये वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा है तो लैम्डा को इन्फिनिटी लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी करके, तो ये सब लॉ जो इन्हें दिया था रेयली, जीन्स और वीन्स ने, ये प्लैंक्स लॉ से ही एक्चुअली में प्लैंक्स ने जो दिया लॉ बाद में थोड़े वीन्स ने पहले दिया, प्लैंक ने जो दिया वो सबको कवर कर रहा है, शॉर्टर लॉन्गर सबको। अब देखो वो सब तो ठीक था, अब लेकिन वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या था कि वीन्स को ये पता करना था, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ नहीं, ये वीन्स ने नहीं, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है, सिंपली है कि अब देखो मोनोक्रोमेटिक जो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर है उसका वैल्यू को हमको मैक्सिमम चाहिए, ठीक है। तो हम जो हमारा एक्सप्रेशन है ये वाला, इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा लैम्डा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अगर हमको मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर मैक्सिमम चाहिए, ये देखो अगर हमको ये मैक्सिमम चाहिए तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करके पहले ज़ीरो करेंगे और फिर उसके बाद वो जो पॉइंट होगा फिर उसको डबल डिफ्रेंशिएट करोगे तो अगर वो पॉजिटिव आता है तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, निगेटिव आता है तो, हालांकि हमारे केस में निगेटिव अपने आप आ जाएगा, हम 2 बार डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, हमें एक ही बार डिफ्रेंशिएट करेंगे और इक्वल टू 0 करेंगे तो हमको वहाँ से लैम्डा मैक्स पता लग जाएगा, और लैम्डा मैक्स जब पता लग गया तो हम ई बी लैम्डा के एक्सप्रेशन में उसको रख देंगे C1 लैम्डा मैक्स। तो हमको ये देखो लैम्डा मैक्स कैसे निकला, इसको जो हमने डिफ्रेंशिएट किया तो हमको लैम्डा मैक्स इंटू टी, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है लैम्डा मैक्स जो है, अब देखो ये ग्राफ जो है पर्टिकुलर टेम्परेचर बनता है, यहाँ टेम्परेचर सब जगह कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ लैम्डा मैक्स इंटू टेम्परेचर पर्टिकुलरली कोई कुछ होगा 2898 माइक्रोमीटर केल्विन, और यहाँ टेम्परेचर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यही लॉ जो है लैम्डा मैक्स इंटू टी बराबर कांस्टेंट, इसी को वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहते हैं। अब देखो अब अगर हमको निकालना है कि मैक्सिमम कितना एमिसिव पावर कितना है, तो यहाँ से हम लैम्डा मैक्स का वैल्यू जो कांस्टेंट है 2898 डिवाइडेड बाई टी इस इक्वेशन में रख देंगे, ठीक है। इस इक्वेशन में रख देंगे तो हमको जो है ये ई बी लैम्डा मैक्स का वैल्यू जो है T⁵ के प्रोपोर्शनल आ जाएगा, ठीक है। तो ई बी लैम्डा मैक्स T⁵ ई मैक्सिमम मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर ऑफ ब्लॉक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 5th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ था वो हमने पहले ही बता दिया था। अच्छा हाँ, किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है, देखो इसको फील करने का कोशिश करना कि भाई देखो कोई भी बॉडी, एग्जांपल के लिए सन कंटिन्यूसली रेडिएशन एमिट कर रहा है, तो इतने साल से कर रहा है तो अभी तक तो उसको ठंडा हो जाना चाहिए था। हम भी जो अभी हम हैं या कोई भी ह्यूमन बॉडी वो भी एक रेडिएशन एमिट कर रहा है, तो इतने सारे रेडिएशन जब वो एमिट कर रहा है, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर ड्रॉप क्यों नहीं हो रहा है कोई भी बॉडी का, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कि ये बॉडी है, ये सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में है अभी, तो ये इसका टेम्परेचर T1 है, ठीक है। अब ये कंटिन्यूसली एमिट कर रहा है, तो इसका टेम्परेचर ड्रॉप क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जो एमिट कर रहा है ये, और ये जो एमिट कर रहा है सराउंडिंग भी कुछ रेडिएशन एमिट कर रहा है, वो इसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है, ठीक है। तो जो एमिसिविटी होता है वो एब्जॉर्बिविटी के बराबर होता है, ठीक है। फॉर नॉन ब्लैक बॉडी जनरली एमिसिविटी और एब्जॉर्बिविटी बराबर होता है, और ब्लैक बॉडी के लिए दोनों बराबर तो होते हैं पर उनका वैल्यू 1 होता है। इफ द बॉडी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग देन एमिसिविटी विल इक्वल टू एब्जॉर्बिविटी, और फॉर ब्लैक बॉडी ये 1 हो जाएगा। डिफ्यूज बॉडी तो हमने बता दिया कि रेडिएशन इंटेंसिटी इज यूनिफॉर्म इन ऑल डायरेक्शन, रियल डायरेक्शन में ये emissivity of a surface represent the ratio of radiation emitted by the surface at a given temperature to the radiation emitted by black। हाँ ठीक है, ये हमने बता ही दिया था। एमिसिविटी तो हमने एक फैक्टर होता है जो कि किसी नॉन ब्लैक बॉडी और ब्लैक बॉडी को रिलेट करता है, वहाँ से हम नॉन ब्लैक बॉडी के स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर या टोटल पावर को निकाल सकते हैं, ठीक है, उसको एमिसिविटी कहते हैं। अच्छा ब्लैक बॉडी तो हम लोग पढ़ लिए, अब एक और बॉडी होता है ग्रे बॉडी। ग्रे बॉडी वह बॉडी है जो जिसका देखो एमिसिविटी जो है वो इंडिपेंडेंट है वेवलेंथ के। तो मतलब देखो ब्लैक बॉडी के लिए एमिसिविटी क्या है 1 है, ग्रे बॉडी के लिए भी एमिसिविटी 1 तो नहीं है पर कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। और रियल बॉडी का क्या है कि फ्लक्चुएटिंग है, एमिसिविटी जो है फ्लक्चुएट कर रहा है। तो क्या हर ब्लैक बॉडी जो है वो एक ग्रे बॉडी है? हाँ,
हर ब्लैक बॉडी एक ग्रे बॉडी है। क्यों? क्योंकि ग्रे बॉडी क्या कहता है कि उसका एमिसिविटी कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो एमिसिविटी तो ब्लैक बॉडी का भी कांस्टेंट है, ठीक है। क्या हर ग्रे बॉडी ब्लैक बॉडी है? नहीं, हर ग्रे बॉडी ब्लैक बॉडी नहीं है, क्योंकि ब्लैक बॉडी होने के लिए सिर्फ एमिसिविटी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, वो 1 के बराबर भी होना चाहिए। वही लिखा है, एवरी ब्लैक बॉडी इज अ ग्रे बॉडी बट वाइस वर्सा नॉट, ठीक है। अब एक